नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट स्मॉल आर्म्स से रिलेटेड है। ये बात आप सब तो जानते होंगे कि भले ही हम अग्नि सीरीज की मिसाइल को डेवलप कर चुके हैं, लेकिन आज तक भारत की तरफ से एक भी ऐसी स्मॉल आर्म को डेवलप नहीं किया गया जो कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से जिन राइफल्स को बनाया जाता है उनमें से कोई भी आज तक इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया। बीच में डीआरडीओ की तरफ से मल्टी कैलिबर राइफल और कुछ अलग अलग कार्बाइन को भी डेवलप करने की कोशिश किया गया था, जो कि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद अभी रशिया के साथ जॉइंटली AK-203 जैसे राइफल को भारत में ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के सभी इंसास राइफल को रिप्लेस करने वाले हैं। इसी बीच आपको ये भी याद होगा कि इंडियन आर्मी के लिए राइफल्स के अलावा करीब 93,000 के आसपास कार्बाइन को भी खरीदने का प्लान किया गया था, जिसमें यूएई की कारगिल की कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन आज तक ऑफिशियल उस डील को फाइनल नहीं किया गया था। इसके बाद अभी ये बताया जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिजिनस कार्बाइन को सिलेक्ट करने का विचार किया जा रहा है, जिस वजह से कारगिल की कार 816 कार्बाइन को L1 बीटर घोषित करने के बाद भी आज तक ऑफिशियली भारत और कारगिल के बीच कोई भी डील को फाइनल नहीं किया गया है। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन लिया गया, उसके अंदर सिर्फ 93,000 नहीं बल्कि लगभग 4.2 लाख के आसपास कार्बाइन को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसको हमारे ट्राई सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। इसके लिए भी एक एस्टिमेशन को किया गया था, जिसमें लगभग 5,000 करोड़ एलोकेट किए जाएंगे। और इसके अंदर कोई एक सप्लायर नहीं रहेगा, बल्कि इसमें 2 सप्लायर होने की बात की गई है। यानी कि इस बार की टेंडर में जिन भी इंडियन कार्बाइन को सिलेक्ट किया जाएगा उसमें 2 बिल्डर यानी कि एक L1 बिल्डर दूसरा L2 बिल्डर होने वाला है। और जिस तरीके से ATAGS को बनाने का प्लान किया गया था, ठीक वैसे अब इन कार्बाइन को भी 2 अलग अलग कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर कराया जाएगा। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 4 लाख राइफल की होती है तो इसको शायद यहाँ पे 60-40 रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये फिलहाल के लिए एग्जैक्टली बताना संभव नहीं है कि इसको किस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर 2 सप्लायर यहाँ पे मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्बाइन की जो डिलीवरी होगा वो आर्मी को अब जल्दी मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। आप सबको ये क्या 2 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि चाइना की तरफ से अभी अपने फाइटर जेट को इंडियन बॉर्डर के करीब कैप मिशन में डिप्लॉय किया जा रहा है। और नॉर्मली साउथ चाइना सी रीजन में चाइना जिस तरीके से ताइवान की एयर स्पेस में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, किसी और देश की एयर स्पेस में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही अभी वो भारत के एयर स्पेस में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज तक ये कभी भी नहीं हुआ था कि चाइना की तरफ से भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में ऐसे हरकत किए गए थे, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से रेगुलर बेसिस पर यह हरकत अभी दोहराया जा रहा है। नॉर्मली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 10 किलोमीटर के दायरे में एयरक्राफ्ट उड़ाना मना किया गया था, यानी कि एक नो फ्लाई जोन को वहां पे क्रिएट किया गया था, जिसमें ना तो चाइना के एयरक्राफ्ट उड़ान भर सकते और ना ही हमारे एयरक्राफ्ट वहां पे उड़ान भर सकते हैं। और इसे दोनों तरफ से तनाव को कम करने के लिए किया गया था, लेकिन अभी चाइना इसको मानने से इनकार कर रहा है, जिस वजह से इसको काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट वगैरह किया जा रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक सबसे पहले जून की पहले हफ्ते में चाइना की तरफ से कुछ एयरक्राफ्ट को लद्दाख में चल रही फ्रिक्शन पॉइंट के काफी करीब उड़ान भरने के लिए भेजा गया था, जिसके बाद इसको काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल किया गया था। लेकिन तब से अभी तक चाइना बार बार वही हरकत कर रहा है और पिछले 2-3 हफ्तों में यह हरकत बार बार नोटिस किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को और रिएक्शन टाइम को चेक करने के लिए सब कर रहा है कि अगर वो इंडियन एयरस्पेस में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं तो भारत के पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है, या भारत के पास क्या क्या वेपन प्लेटफॉर्म मौजूद है जो कि उनको काउंटर करने के लिए भारत इस्तेमाल कर सकता है, और भारत की रिस्पॉन्स टाइम कितनी, यानी कि भारत कितनी तेजी से रिएक्ट कर सकता है। इससे उनको भारत के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए एक अंदाजा लग जाएगा, आइडिया उनको लग जाए कि भारत में अगर उनको आगे चल के कोई मिशन करना होगा तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि इसके बारे में कोर कमांडर लेवल की मीटिंग के दौरान भी चाइना को इन्फॉर्म किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी रेगुलर बेसिस पर चाइना की तरफ से अपने J-11 जैसे एयरक्राफ्ट को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफी करीब भेजा जा रहा है, और बदले में उनको काउंटर करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MiG-29 और मिराज 2000 को डिप्लॉय किया जा रहा है। अगला अपडेट बोइंग की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि कुछ महीने पहले बोइंग की तरफ से ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर से अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट को बाहर निकालने का फैसला किया गया था।
और बदले में बोइंग की तरफ से सिर्फ F-15EX को यानी कि ईगल 2 को भारत को ऑफर किया गया था। अभी बोइंग की तरफ से दिए गए कुछ स्टेटमेंट के मुताबिक अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में F-15EX यानी कि ईगल 2 को सिलेक्ट करता है तो ये भारत को रफाल के मुकाबले काफी सस्ता पड़ सकता है। ऊपर से रफाल के मुकाबले काफी ज्यादा वेपन लोडआउट के साथ भी टेक ऑफ कर सकता है और ये करीब करीब एक बार में 22 से 24 एयर टू एयर मिसाइल के साथ उड़ान भर सकता है, जो कि आज तक कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता। मतलब एक बार को आपके सामने दुश्मन की फाइटर जेट की कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास मिसाइल की कमी नहीं होने वाली। वैसे एक मजाक था, लेकिन बोइंग का ये कहना है कि फिलहाल F-15EX की फ्लाईवे कॉस्ट $87 मिलियन के आसपास की है, जबकि रफाल डील की बात करें तो इसमें भारत ने रफाल को $120 मिलियन की फ्लाईवे कॉस्ट के साथ खरीदा था। हालांकि ये फिगर कितना सही है गलत है ये बताना संभव नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस क्या था ये आज तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया। इसके बाद बोइंग का ये भी कहना है कि ये जो $87 मिलियन का फ्लाईवे कॉस्ट है ये आगे चल के बल्क ऑर्डर मिलने पर $80 मिलियन के आसपास रिड्यूस हो सकता है, क्योंकि जैसे कि भारत अपनी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में करीब 114 जेट को खरीदने वाला है, तो ये भारत को $87 मिलियन नहीं बल्कि $80 मिलियन के आसपास मिल जाएंगे। अब बोइंग की तरफ से यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए ये तो बोला जा रहा है कि F-15EX भारत की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हो सकती है। पहली बात तो ये कि ये मीडियम वेट कैटेगरी का फाइटर नहीं है, जो कि भारत को अभी चाहिए। ये हेवी वेट कैटेगरी का फाइटर जो कि हमारे पास पहले से ही मौजूद है। दूसरी बात ये कि जितना बड़ा एयरक्राफ्ट होगा उसका आरसीएस भी उतना ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब पहले के F-15 के मुकाबले वर्तमान की जो F-15EX होगा उसकी आरसीएस रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक कॉम्पोजिट मेटल का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ये कहीं से भी सेमी स्टेल्थ कैटेगरी का एयरक्राफ्ट नहीं होने वाला है। इसकी बस एक पॉजिटिव पॉइंट ये होने वाला है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने वाला है ये काफी तगड़ा सिस्टम होने वाला है, जिसको किसी भी रडार को जैम करने के लिए इस्तेमाल किया सकता है, और इसको स्पेशली अभी F-15EX के लिए डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद इसकी खामियां शुरू होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि बोइंग की तरफ से इसको रफाल से कंपेयर किया जा रहा है कि रफाल से बेहतर पड़ेगा, तो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखा जाए तो F-15 की पर फ्लाइट आवर कॉस्ट जो है वो रफाल के ऑपरेटिंग कॉस्ट के मुकाबले हमको करीब करीब $8 से $10,000 ज्यादा पड़ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में हमें F-15EX को ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद हमें इनके लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ सकता है और इसके लिए कंप्लीट अलग सी वेपन पैकेज को खरीदना पड़ सकता है, वो सब एक्स्ट्रा होने वाला है। तो ऐसे में ये भी हमें रफाल के प्राइस के साथ सिमिलर प्राइस के साथ ही मिलने वाला है। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो F-15EX कहीं से भी रफाल से हमें ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ने वाला है, और ना ही भारत को अभी ऐसे हेवीवेट कैटेगरी की फाइटर की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।